हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मैकेनिकल में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एनएमडीसी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे एनएमडीसी मॉडल पेपर की जो हमने सीरीज़ लेके आए हैं आप उसे बिल्कुल भी मिस ना करें। वो आपके एग्जाम के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। ठीक है, तो अभी आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को टॉप 25 इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर साथ में डिस्कस करूंगा, जो कि पूरी तरह से एमसीक्यू बेस पे होगा। ये हमारा जो है वो पार्ट 67 है, किसका? मॉडल पेपर का। ठीक है, यानी कि इससे पहले हम ऑलरेडी एनएमडीसी के 66 मॉडल पेपर लेके आ चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूँ कि अगर आपको इस वीडियो का फ्री में PDF चाहिए तो उसके लिए आप क्या करेंगे, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन को पूरे वीडियो को हमारे पूरा एंड तक देखिए। ठीक है, ताकि आप एक भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बिल्कुल भी मिस ना करें। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है क्या था कि हार्ड एंड टफ मटेरियल लाइक कास्ट आयरन, मतलब आपके पास में एक मटेरियल है जो कि हार्ड है और टफ है, किसकी तरह? कास्ट आयरन की तरह। तो शुड बी टर्न एट स्लो स्पीड, हाई स्पीड, एनी स्पीड या सर्टेन स्पीड, स्पेसिफिक स्पीड। तो जो हार्ड एंड टफ मटेरियल होता है कास्ट आयरन की तरह, तो उस पर जो टर्निंग किया जाता है वो आपका स्लो स्पीड में करते हैं। ठीक है, ये आपका बेसिकली टर्निंग का डायग्राम है। टर्निंग क्या होता है? ये आपका टर्निंग टूल है, ये आपका जो वर्कपीस है इसको आप रोटेट करते हैं। ठीक है, और ये टर्निंग टूल जो है सिर्फ यहाँ पे एज की तरह लगा रहता है, और जैसे जैसे ये रोटेट होता है इसके सरफेस के ऊपर में फिनिशिंग होती है और इसी प्रोसेस को टर्निंग बोलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइन ग्रेन ग्राइंडिंग व्हील, ठीक है, फाइन ग्रेन ग्राइंडिंग व्हील इज यूज टू ग्राइंड हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल, सॉफ्ट एंड डक्टाइल मटेरियल, हार्ड एंड डक्टाइल मटेरियल या सॉफ्ट एंड ब्रिटल मटेरियल। तो फाइन ग्रेन और एक होता है कोर्स ग्रेन। ठीक है, तो जो आपका फाइन ग्रेन होता है वो आपका हार्ड मटेरियल के लिए होता है और कोर्स ग्रेन आपका सॉफ्ट मटेरियल के लिए होता है। तो ये आपका हार्ड और सॉफ्ट के केस में हो गया। अगर मटेरियल के केस में आएंगे तो ये आपका फाइन जो है वो आपका ब्रिटल मटेरियल के लिए और कोर्स जो है आपका वो डक्टाइल मटेरियल के लिए। मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, अभी देखते हैं। ये देखिए आपका ग्राइंडिंग है। ठीक है, ये ग्राइंडिंग प्रोसेस है। इस जो प्रोसेस चल रहा है यहाँ पे, इस प्रोसेस को ही ग्राइंडिंग प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, ये आपका ग्राइंडिंग व्हील है। अगर इस ग्राइंडिंग व्हील को अलग से देखेंगे तो ये ग्राइंडिंग व्हील कुछ इस तरह दिखता है, और यही जो है आपका इसके ऊपर जो ग्रेन्स लगे रहते हैं, ये इन्हीं ग्रेन्स की मैं बात कर रहा था, जो आपके फाइन ग्रेन्स है। अगर ये फाइन ग्रेन्स है तो हार्ड मटेरियल, और अगर ये कोर्स ग्रेन है तो सॉफ्ट मटेरियल। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इन गियर हॉबिंग, यानी कि गियर हॉबिंग में ओनली हॉब रोटेट्स, ओनली गियर ब्लैंक रोटेट्स, या बोथ हॉब एंड गियर ब्लैंक रोटेट्स, या नाइदर हॉब नॉर गियर ब्लैंक रोटेट। तो देखिए क्या होता है गियर हॉबिंग। देखिए ये गियर हॉबिंग का प्रोसेस है। ठीक है, एक आपका गियर ब्लैंक रहता है जिसके ऊपर आपको गियर बनाना है, और एक आपका गियर हॉब रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं और दोनों ही घूमती है। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब आपका इन गियर हॉबिंग बोथ हॉब एंड गियर ब्लैंक रोटेट्स। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि द इंक्रीज इन डेप्थ ऑफ कट एंड फीड रेट सरफेस फिनिश क्या होगा आपका? इंप्रूव होगा, डेट्रॉइट्स होगा, या डज नॉट इफेक्ट। तो क्या बोल रहा है कि अगर आप मान लीजिए किसी मशीनिंग में अगर आप उसका डेप्थ ऑफ कट बढ़ा दें या आप फीड रेट बढ़ा दें तो उस केस में उसका सरफेस फिनिशिंग जो है वो उसका कम हो जाएगा, मतलब डेट्रॉइट्स हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं कि द ड्रिल स्पिंडल आर प्रोवाइडेड विथ स्टैंडर्ड टेपर। ठीक है, अगर आपको जो स्टैंडर्ड टेपर जो प्रोवाइड होता है ड्रिलिंग के टाइम में वो क्या होता है? मोर्स टेपर, सेलर टेपर, चैपरन टेपर, या ब्राउन एंड शार्प टेपर। तो ड्रिल स्पिंडल्स आर प्रोवाइडेड विथ स्टैंडर्ड टेपर नोन एज मोर्स टेपर। ठीक है, अभी मोर्स टेपर कैसा दिखता है चलिए आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये हमारा मोर्स टेपर है। ठीक है, मोर्स टेपर का अलग अलग शेप है, ये कुछ इस तरह का भी होता है मोर्स टेपर, इसके अलग अलग डायग्राम है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि केमिकल मिलिंग ऑपरेशन इज परफॉर्म। क्या बोल रहा है कि केमिकल मिलिंग, मिलिंग तो बेसिकली आपने देखा होगा अप मिलिंग और डाउन मिलिंग। अप मिलिंग में जो है आपका डायरेक्शन जो है इधर, अगर वर्कपीस का डायरेक्शन इधर है तो टूल का डायरेक्शन इधर रहता है, और डाउन मिलिंग में जो दोनों डायरेक्शन है वो सेम रहता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि केमिकल मिलिंग ऑपरेशन इज परफॉर्म ऑन यूनिवर्सल मिलिंग मशीन, ऑन प्लेन मिलिंग मशीन, या इन अ टैंक कंटेनिंग एन एचिंग सॉल्यूशन, और ऑप्शन नंबर डी क्या है कि एनी वन ऑफ दिस।
तो आपका जो केमिकल मिलिंग होता है, यहाँ पे केमिकल की बात कर रहा है, मतलब आपका एचिंग सॉल्यूशन यहाँ पे यूज़ होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अभी देखते हैं केमिकल मिलिंग कैसा होता है। ये देखिए हमारा केमिकल मिलिंग का डायग्राम है, ठीक है। तो इसमें क्या है, बेसिकली ये आपका वर्कपीस है और ये आपका एक्जिएटर है और ये टूल है मिलिंग का, ठीक है। इसके थ्रू आप यहाँ पे मिलिंग करेंगे, मशीनिंग करेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, केमिकल रिएजेंट, मैं जो आपकी एचिंग सॉल्यूशन की बात कर रहा था, यही सॉल्यूशन है जो पूरा के पूरा से यहाँ पे ऑयल के रूप में भरा रहता है, ठीक है। और इसी के अंदर में मिलिंग प्रोसेस किया जाता है। यहाँ पे हीटिंग कॉइल भी लगा रहता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन क्या है कि द यूजुअल वैल्यू ऑफ द पॉइंट एंगल ऑफ अ ड्रिल। नॉर्मली आपका पॉइंट एंगल जो होता है ड्रिल का, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 70 डिग्री, 100 डिग्री, 118 डिग्री या 130 डिग्री। तो जो आपका यूजुअल वैल्यू या नॉर्मली जो आपका वैल्यू होता है पॉइंट एंगल का, वो आपका 118 डिग्री होता है, ठीक है। अभी देखिए पॉइंट एंगल कैसा कैसा होता है। देखिए पॉइंट एंगल किसको बोलते हैं, तो ये आपका जो ड्रिल बिट रहता है, जिसका सेंटर रहता है, ये सेंटर से इधर का एंगल और इधर का एंगल आप मिलाने से जो डिग्री आएगा वो आपका कितना कहलाएगा, 118, ठीक है। तो अगर ये 118 है तो आपका नॉर्मल है, और अगर आपका 130 है तो ये हार्ड मटेरियल के लिए कहलाता है, ठीक है। आपको पहले ये तो समझ में आ गया ना कि जो पॉइंट एंगल है वो कौन सा एंगल है, ठीक है ना, ये आपका पॉइंट एंगल है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि बफिंग व्हील्स आर मेड ऑफ, यानी कि जो बफिंग व्हील होता है, जिस तरह ग्राइंडिंग व्हील होता है उसी तरह बफिंग व्हील होता है। जो बफिंग व्हील होता है वो आपका बफिंग प्रोसेस के लिए करते हैं। तो बफिंग व्हील्स आर मेड ऑफ सॉफ्टर मटेरियल, कॉटन फैब्रिक, कार्बन या ग्रेफाइट। तो आपका बफिंग व्हील जो होता है वो आपका कॉटन फैब्रिक से बना रहता है, कॉटन फैब्रिक से, ठीक है। अभी बफिंग व्हील कैसा दिखता है, तो देखिए ये आपका बफिंग व्हील का एग्जाम्पल है। जो आपका नॉर्मल ग्राइंडिंग व्हील मैंने आपको पहले इस वीडियो के दिखाया कि वो बिल्कुल गोल रहता है और उसके ग्रेन्स जो है ना एकदम बगल बगल में चिपके रहते हैं, ठीक है, मतलब हाईली सिक्योर रहते हैं। पर आपका जो बफिंग व्हील है उसके ग्रेन्स जो है एक दूसरे से काफ़ी गैप में रहते हैं, तो इसलिए इसको बफिंग प्रोसेस बोला जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ईसीएम, अगर इलेक्ट्रो डिस्चार्ज करे तो मतलब ईडीएम। तो इन इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग द गैप बिटवीन द टूल एंड वर्क इज, यानी कि ईसीएम में जो आपका वर्कपीस और टूल के बीच में गैप होता है वो कितना होता है, 0.1 mm होता है, 0.25 mm होता है, 0.4 होता है या 0.75 mm होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका 0.75 mm, ठीक है। अभी कैसा होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये आपका जो है ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ पे आपका ये आपका टूल है और ये आपका वर्कपीस है, ठीक है। ये टूल है और ये आपका वर्कपीस है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल में क्या होता है ना कि टूल जो है आपका डायरेक्ट वर्कपीस के कांटेक्ट में नहीं रहता है। क्यों, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूस पास होते रहता है। तो बीच में जो आपका येलो कलर का यहाँ पे लाइन देख रहे हैं ना, इसे ही गैप बोलते हैं। तो ये गैप जो है आपका कितना होता है, 0.75 mm होता है। ये एग्जाम का रिपीटेटिव क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 है कि द प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग द कटिंग एक्शन ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील इज कॉल्ड ट्रूइंग, ड्रेसिंग, फेसिंग या क्लियरिंग। तो आपका जो प्रोसेस होता है क्या होता है, कटिंग एक्शन को इंप्रूव करने का जो प्रोसेस होता है ग्राइंडिंग व्हील में, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम ड्रेसिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ड्रेसिंग इज़ द करेक्ट आंसर। आपको हर क्वेश्चन के साथ में डायग्राम मिलेगा, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं हर एक क्वेश्चन को डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि द एडवांटेज ऑफ अ ब्रोचिंग ऑपरेशन इज दैट, यानी कि ब्रोचिंग ऑपरेशन का जो बेसिकली एडवांटेज है वो क्या होता है, रेट ऑफ प्रोडक्शन इज़ वेरी हाई, बिल्कुल सही, करेक्ट है। हाई एक्यूरेसी एंड हाई क्लास ऑफ सरफेस फिनिश इज पॉसिबल, ये भी सही है। अगला ऑप्शन देखते हैं हम, रफिंग एंड फिनिशिंग कट्स आर कंप्लीटली इन वन पास ऑफ द टूल, ये भी सही है। और डी ऑल ऑफ दिस, तो मतलब ऊपर के तीनों सही है, तो ऑल ऑफ दिस इज अ करेक्ट आंसर। अभी ब्रोचिंग ऑपरेशन में जो ब्रोचिंग टूल होता है, कुछ इस तरह का ब्रोचिंग टूल होता है जो कि अलग अलग परफॉर्मेंस ऑपरेशन को करने के लिए डिज़ाइन किया रहता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 है कि द एनलार्जिंग ऑफ एन एग्जिस्टिंग सर्कुलर होल विथ अ रोटेटिंग सिंगल पॉइंट टूल इज कॉल्ड, यानी कि कोई एक ऐसा होल जो कि पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, क्या बोल रहा है, एग्जिस्टिंग सर्कुलर होल। एक सर्कुलर होल है जो कि पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, आपको उसको बड़ा करना है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, बोरिंग बोलेंगे, ड्रिलिंग बोलेंगे, रीमिंग बोलेंगे, या लास्ट ऑप्शन क्या था हमारा, इंटरनल टर्निंग बोलेंगे। तो उस ऑपरेशन को बोलेंगे हम बोरिंग, ठीक है। ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। अभी देखते हैं बोरिंग क्या होता है। तो ये आपका वर्कपीस है, यहाँ पे जो है ये आपका वर्कपीस है और ये आपका टूल है, और ये टूल जो है आपका अंदर जाता है, एग्जिस्टिंग होल को बड़ा कर देता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, बोरिंग बोलते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 है कि द यूजुअल वैल्यू ऑफ द हेलिक्स एंगल ऑफ अ ड्रिल, यानी कि हेलिक्स एंगल जो होता है ड्रिल का वो नॉर्मली कितना होता है, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री। तो यूजुअल वैल्यू ऑफ द हेलिक्स एंगल ऑफ अ ड्रिल होता है 60 डिग्री, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है।
अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। द चक प्रेफर फॉर क्विक सेटिंग एंड एक्यूरेट सेंटरिंग ऑफ द जॉब, यानी कि ऐसा चक बेसिकली क्या काम करता है, तो चक जो होता है वो आपका जॉब को होल्ड करके रखता है, ठीक है। तो ऐसा चक को क्या बोलते हैं जो कि बहुत ही जल्दी क्विक सेटिंग मतलब बहुत ही जल्दी सेट हो जाए और एक्यूरेट सेंटरिंग दे किसी भी वर्क पीस का, तो उस चक को क्या बोलते हैं? 4 जा इंडिपेंडेंट चक, कॉलेट चक, 3 जा यूनिवर्सल चक या मैग्नेटिक चक, तो उस चक को बोलते हैं हम कॉलेट चक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर, ठीक है। कॉलेट चक जो है वो क्विक सेंटरिंग होता है। अगर बात करूं मैं यहाँ पे 4 जा इंडिपेंडेंट चक की, तो 4 जा चक जो होता है वो क्या करता है, तो वो बेसिकली हैवी एंड इरेगुलर शेप, यानी कि बहुत ही बड़े बड़े जो वर्क पीस रहते हैं उनको होल्ड करने के लिए 4 जा इंडिपेंडेंट चक का यूज़ करते हैं। अगले क्वेश्चन ये देखिए, हमारा जो कॉलेट चक की मैं बात कर रहा था, ये देखिए कॉलेट चक कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पे आपका वर्क पीस को होल्ड किया जाता है और ये आपका तीनों चक के जो है वो उसके आर्म है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15 है कि बॉटमिंग टैप हैज़, यानी कि इसमें बॉटमिंग टैप क्या होता है वो बताना है। टैप बेसिकली 3 टाइप का रहता है, एक बॉटमिंग टैप, एक आपका टेपर टैप और एक आपका सेकंड टैप, ठीक है। तो बॉटमिंग टैप में इट एंड अबाउट 3 और 4 थ्रेड, या इट एंड टेपर्ड अबाउट 8 और 10 थ्रेड्स, या फुल थ्रेड ऑन द होल ऑफ इट्स लेंथ, या ऑल ऑफ दिस, या नन ऑफ दिस, ठीक है। तो बेसिकली बॉटमिंग टैप में क्या होता है, जो उसके थ्रेड होते हैं वो पूरे के पूरे बॉडी पे इसके थ्रेड होते हैं, ठीक है। अगर आप इसके बॉटमिंग टैप की बात करेंगे तो ये आप देख रहे हैं ना, इसके पूरे बॉडी के ऊपर में थ्रेड है ना, ये पूरे थ्रेड जो है इसके बॉडी के ऊपर रहते हैं, उसको हम फुल थ्रेड फॉर द होल लेंथ को बॉटमिंग टैप कहते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16 है कि द कटिंग स्पीड फॉर ड्रिलिंग विद हाई स्पीड स्टील ड्रिल इज़ 24 to 45 मीटर पर मिनट, यानी कि आपको किसकी कटिंग स्पीड बतानी है ड्रिलिंग की, अगर उसकी हाई स्पीड स्टील ड्रिल से 24 to 45 मीटर पर मिनट, यानी कि आपका जो स्पीड है वो कितना दिया है, 24 to 45 मीटर पर मिनट दिया है, तो उस केस में इसका राइट आंसर होगा आपका माइल्ड स्टील। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं कि द पॉइंट एंगल ऑफ अ ड्रिल फॉर ड्रिलिंग स्टेनलेस स्टील, यानी कि स्टेनलेस स्टील में अगर आपको ड्रिलिंग करना है तो आपका पॉइंट एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, 118 डिग्री या 135 डिग्री या 150 डिग्री, तो वो होना चाहिए आपका 135। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये देखिए 135 में आपको बताया था, ये आपका 135 है, ठीक है। ये आपका स्टेनलेस स्टील के लिए है और ये आपका नॉर्मल ऑपरेशन जो करते हैं आपका ड्रिलिंग उसके लिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि सेगमेंटल चिप्स, इस सेगमेंटल चिप्स को एक और नाम है, वो क्या नाम है, तो उसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस चिप्स। तो डिसकंटिन्यूअस चिप्स या सेगमेंटल चिप्स आर फॉर्म ड्यूरिंग मशीनिंग माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, हाई स्पीड स्टील या हाई कार्बन स्टील। तो सेगमेंटल चिप्स जो है वो आपका ब्रिटल मटेरियल पे बनता है, जैसे कि कास्ट आयरन। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर। अगर यहाँ पे कंटिन्यूअस चिप्स की बात करूँ तो वो बनता है आपका माइल्ड स्टील के ऊपर, ठीक है, वो आपका डक्टाइल मटेरियल पे बनता है, ठीक है। अभी चिप्स कैसे कैसे होते हैं, तो देखिए चिप्स के बेसिकली 3 टाइप होता है, एक कंटिन्यूअस, एक डिसकंटिन्यूअस और एक आपका कंटिन्यूअस चिप्स विथ BUE मतलब बिल्ट अप एज, ठीक है। तो ये इसके 3 प्रोसेस है। ये आपका कंटिन्यूअस में देखिए इस तरह चिप्स कंटिन्यूअस बाहर निकलते रहता है, डिसकंटिन्यूअस में बीच बीच में ब्रेक होकर निकलता है, और कंटिन्यूअस चिप्स विथ बिल्ट अप एज में यहाँ पे हीट जनरेट होता है, जिसकी वजह से स्पॉट जो है वो ब्लैक हो जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि इंटरनल गियर्स कैन बी मेड बाय, यानी कि जो इंटरनल गियर्स होते हैं, एक गियर है, ठीक है, उसके अंदर में अगर आपको गियर बनाना है तो उसमें कौन सा प्रोसेस यूज़ करते हैं, हॉबिंग से, शेपिंग विथ पिनियन कटर, शेपिंग विथ रैक कटर या मिलिंग। तो इंटरनल गियर जो है वो किससे बनता है, तो वो बनता है आपका शेपिंग विथ पिनियन कटर से, ठीक है। तो ये आपका इंटरनल गियर्स है, ठीक है, ये इंटरनल गियर्स है, इसमें एक ये आपका आउटर गियर है और ये आपका इनर गियर है। तो ये जो प्रोसेस बनता है वो आपका शेपिंग विथ पिनियन कटर से बनता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम कि ड्रिलिंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि जो ड्रिलिंग प्रोसेस होता है वो क्या है, बेसिकली एग्जाम्पल किसका है, ऑर्थोगोनल कटिंग का है, ऑब्लिक कटिंग का है, सिंपल कटिंग का है या यूनिफॉर्म कटिंग का है। तो ड्रिलिंग जो है वो आपका एग्जाम्पल किसका है, तो वो आपका ऑब्लिक कटिंग का एग्जाम्पल है ड्रिलिंग, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, उससे पहले मैं देखता हूँ कि ड्रिलिंग कैसा होता है। तो यह मैंने बोरिंग का ही एग्जांपल जो दिया था, सेम उसी तरह इसका सेम डायग्राम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि व्हेन द कटिंग एज ऑफ द टूल इज डल देन ड्यूरिंग मशीनिंग कंटिन्यूस चिप्स आर फॉर्म, डिसकंटिन्यूस चिप्स आर फॉर्म्ड, या फिर आपका कंटिन्यूस चिप्स विथ बिल्ट अप एज आर फॉर्म या नो चिप्स आर फॉर्म। तो पहले मैं देखता हूँ आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हेन द कटिंग एज ऑफ द टूल इज डल, अगर जब भी आपका कटिंग एज जो है वो आपका डल हो जाएगा तो आपका जो मशीनिंग होगा वो आपका किसके साथ होगा, हीट जनरेट होगा, मतलब बिल्ट अप एज के साथ में। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर कि कंटिन्यूस चिप्स विथ बिल्ट अप एज आर द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 22 है कि सिंगल पॉइंट थ्रेड कटिंग टूल शुड आइडियली हैव 0 रैक एंगल, पॉजिटिव रैक एंगल, नेगेटिव रैक एंगल या पॉइंट एंगल।
तो कोई भी सिंगल पॉइंट थ्रेड कटिंग टूल होगा उसका जो है कितना आइडियली कितना होता है रैक एंगल, तो रैक एंगल कितना होगा, 0 होगा, यानी कि ए इज़ अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 23 है कि द कटिंग टूल इन अ मिलिंग मशीन इज माउंटेड ऑन, यानी कि जो कटिंग टूल होता है आपका वो मिलिंग मशीन में कहाँ पे माउंट होता है, स्पिंडल पे, आर्बर पे, कॉलम पे या नी पे। तो जो आपका कटिंग टूल होता है मिलिंग मशीन में वो आपका आर्बर के ऊपर में माउंट होता है, ठीक है। अभी आर्बर कहाँ पे होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये आपका मिलिंग मशीन है, ठीक है। सॉरी ये आपका किसकी बात कर रहा था मैं, हाँ सॉरी मिलिंग मशीन का, पर यहाँ पे शेपर मशीन का मैंने एग्जांपल में लेके आया हूँ, तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, डायग्राम गलत है। पर आप एक चीज़ समझ लीजिए, बस कॉन्सेप्ट वही है। यहाँ पे जो आपका टूल जो रहता है ना, इस टूल को होल्ड करने के लिए ये इस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, आर्बर बोलते हैं, ठीक है। आर्बर क्या करता है, बेसिकली आपका कटिंग टूल को होल्ड करके रखता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 24 है कि टूल मेड ऑफ सीमेंटेड कार्बाइड वियर आउट फास्टर एट स्लो स्पीड, मीडियम स्पीड, फास्ट स्पीड एंड वेरी फास्ट स्पीड। तो बेसिकली क्या है कि ऐसा कोई भी टूल जो कि आपका सीमेंटेड कार्बाइड से बना हो, सीमेंटेड कार्बाइड से जो टूल बनेगा वो किसके लिए डिज़ाइन रहेगा, तो वो आपका हाई फास्ट स्पीड के लिए डिज़ाइन रहेगा। पर अगर आप वो क्या बोल रहा है, वियर आउट, बहुत जल्दी कब घिसेगा, जब उसको हम स्लो स्पीड पे चलाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 और हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि ट्विस्ट ड्रिल इज है साइड कटिंग टूल, फ्रंट कटिंग टूल, एंड कटिंग टूल या नन ऑफ दिस। तो जो आपका ट्विस्ट ड्रिल होता है वो आपका एंड कटिंग टूल होता है, ठीक है। अभी देखिए ये ट्विस्ट ड्रिल है, ठीक है, ये ड्रिल है बेसिकली, ये आपका क्या है, ये आपका एक एंड कटिंग टूल है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हो चुका है हमारा। अभी लास्ट क्वेश्चन है क्यू फॉर यू, यानी कि क्वेश्चन फॉर यू। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको मुझे नीचे कमेंट करके बताना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि द रैक एंगल रिक्वायर्ड फॉर मशीनिंग ब्रास बाय हाई स्पीड स्टील टूल इज 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री या -10 डिग्री। तो ये 4 ऑप्शन है, राइट आंसर नीचे कमेंट करके बताइए, ठीक है। अगर आपको